हाँ, छत्तीसगढ़ में परिवहन। ठीक है, ये पुराने सिलेबस के हिसाब से जो सामाजिक विज्ञान का छत्तीसगढ़ का जो चैप्टर है जियोग्राफी का, वो आखिरी टॉपिक था ये, है ना। सभी टॉपिक डिटेल में है और ये आखिरी टॉपिक भी डिटेल में है। तो और अपडेटेड है, अपडेटेड का मतलब है नया जो डेटा है इकोनॉमी सर्वे का भी, और नया जो अब तक जितने सड़क बने होंगे जनवरी तक 2026 तक का, उससे पहले तक का जितना आंकड़ा है उसमें शामिल है। परिवहन से तात्पर्य क्या होगा और किसको किस किस सेक्शन को आप लोगों को पढ़ना पड़ता है। तो परिवहन में सीधा सीधा आप लोगों को दिख रहा होगा, हम लोग जितने भी आने जाने के साधन हमारे पास उपलब्ध होते हैं, या आप केवल व्यक्ति के आने जाने को ही मत देखिए, परिवहन का तात्पर्य होता है किसी भी चीज का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, पहुंचाया जाना, ये हमारे लिए परिवहन में आता है। तो हमारे यहाँ परिवहन के कितने साधन उपलब्ध हैं, पूरी स्थिति में देखें तो हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जा सकते हैं। आप लोग कैसे जा सकते हो, या तो पैदल जा सकते हो, साइकिल के माध्यम से जा सकते हो, स्कूटी के माध्यम से जा सकते हो, या फिर सड़क परिवहन में बस है, टैक्सी है, या किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना होगा तब भी हम लोग साधन अपनाते हैं किसका, परिवहन का। परिवहन का इंग्लिश नाम होता है ट्रांसपोर्ट, है ना। परिवहन को क्या बोला जाता है, ट्रांसपोर्ट। एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर देना, भेजा जाना, चाहे व्यक्ति जाए चाहे सामान जाए सभी जाए। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी अमुक चीजों को भेजने के लिए जो साधन हमारे पास उपलब्ध होंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सड़क मार्ग। हमारे यहाँ पे सबसे पहले जो डेवलपमेंट हुआ होगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का, वो सड़क मार्ग ही होगा। धीरे से सड़क मार्ग में आया, फिर हम लोग रेल पढ़ते हैं। रेल से इंसानों से ज्यादा क्या ले जाया जाता है, वस्तु, है ना। क्या ले जाया जाता है, वस्तु। तो रेल स्पेशली किसके लिए बना है, गुड्स के लिए, है ना। और तीसरा जो है वो होता है वायु परिवहन। स्पेशली वायु परिवहन में अभी जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो मानवीय ट्रांसपोर्ट है, अर्थात इंसानों को ही अधिकतर वायु परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। जल परिवहन सबसे महत्वपूर्ण परिवहन है, और स्पेशली ये किसके लिए है, ये भी गुड्स के लिए जाना जाता है। गुड और गुड्स में अंतर समझते हैं ना। गुड मतलब, और गुड्स मतलब सामान, वस्तुएं, है ना। कभी कभी ट्रक वगैरह में गुड्स कैरियर लिखा होता है, तो मतलब होता है जो वस्तुएं हैं, है ना, उसको कैरी करके ले जाने जाने वाला क्या है, साधन है। तो इतने सारे साधन हमारे पास उपलब्ध हैं। और छत्तीसगढ़ अभी परिवहन में कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ को या परिवहन को, ट्रांसपोर्ट को देखने वाला डिपार्टमेंट होता है, कौन सा डिपार्टमेंट है छत्तीसगढ़ में, कौन सा डिपार्टमेंट है, परिवहन का ही एक क्या है, विभाग है, परिवहन विभाग। और परिवहन विभाग के पहले एक लिखा जाता है यातायात, है ना। क्या है इसका, आरटीओ सुने होंगे, जो क्या करता है, कौन से वाहन कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, कोई व्यक्ति किस वाहन को चलाने में सक्षम हो सकता है, नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति वाटर, इसमें है मोटर वाहन अधिनियम, है ना, 2019 एक नया नियम आया है, मोटर वाहन, मोहर हो गया, मोटर वाहन अधिनियम। ये क्या कहता है कि कैसे हम लोगों को वाहन पर क्या होता है, इसके नियामक हैं, इसके नियम हैं, उस नियम के अनुसार आप सड़क पे चल रहे हो नहीं, आपके पास लाइसेंस सुविधा है नहीं, आपके पास अगर यातायात नियमों का आप उल्लंघन करते हो तो इसी अधिनियम के तहत आप पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे सुविधाएं और बहुत सारे आपको सचेत या इसमें किया जाता है। कभी आप लोग लाइसेंस के लिए कभी पकड़ाए हैं, हेलमेट के लिए आप लोग, तो उस समय जब कभी रोकते हुए किसी पुलिसकर्मी को देखे होंगे, वो जो पुलिसकर्मी सामान्य रूप से, हमारे यहाँ पुलिस दो तरीके से होते हैं मालूम होगा। ये जो पुलिस होते हैं ये यातायात विभाग के पुलिस होते हैं,
है ना। और जो खाकी वर्दी वाले होते हैं वो कौन से विभाग के पुलिस होते हैं, बताइए। पुलिस जो होता है, थाने वाले पुलिस, ये जो थाना है वो कौन से विभाग के होते हैं? हाँ, गृह विभाग। गृह विभाग के जो होंगे वो पुलिस पुलिस जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके बाद एसआई, टीआई, डीएसपी, ये सब क्या है? गृह विभाग के अंतर्गत कर्मचारी अधिकारी हैं। यातायात के टीआई, यातायात का एसआई, यातायात विभाग का कांस्टेबल सब अलग अलग होते हैं। अभी संडे को इसका एग्जाम है ना, परिवहन आरक्षक का एग्जाम है। परिवहन आरक्षक का जो एग्जाम है कौन सा विभाग ले रहा है? परिवहन विभाग का कर्मचारी होगा वो, यहाँ का कर्मचारी नहीं होगा, है ना। वो कहाँ ड्यूटी करेगा? ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए जो सफेद ड्रेस पहनकर क्या करते हैं, सेवा देते हैं, वो अलग अलग दोनों समझा जाता है। तो आरटीओ या गृह विभाग या परिवहन विभाग हमारे यहाँ पर एक खुद का स्पेशल विभाग है। वही सड़कों को कहने का मतलब है यातायात नियमों को पूरा प्रबंधन करता है। सड़क की बात करें तो हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सोचे आप लोग कि बहुत सालों पहले जब अंग्रेजों का शासनकाल रहा होगा तो हमारे यहाँ पर सड़कें बहुत कम रही होगी, है ना। अब सड़कें कम रही होगी तो उस समय धीरे धीरे सड़कों का विकास किया गया होगा। तो सबसे पहले हमारे राज्य में सड़कों को विकास करने का श्रेय किसको जाता है? कब शुरुआत हुई होगी यहाँ पे पक्की सड़कों का बनना? कब शुरुआत हुई होगी यहाँ राज्य सड़कें कई प्रकार की होती हैं, है ना। कब शुरुआत ये हुई होगी कि नेशनल हाईवे बना होगा। तो इसका बहुत पुराना इतिहास है और इतिहास को ही अभी रिसेंट एग्जाम में पूछा गया था, इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को। तो ध्यान क्या रखना है, इसके बारे में क्या जानकारी? देखिए, हम अगर सड़कों की बात करें तो छत्तीसगढ़ के बारे में जब महाभारत काल का समय था तो महाभारत काल के समय में किसके बारे में उल्लेख मिलता है? छत्तीसगढ़ का उल्लेख भी मिलता है और रायपुर का उल्लेख मिलता है। लेकिन उस समय आगे और हम लोग जानकारी लें तो उस समय तक, कौन से सन तक? 1860 का समय था। 1860 के समय तक बिलासपुर जिले में कोई सड़क नहीं थी। उस समय रतनपुर, है ना, रतनपुर बहुत बड़ा क्षेत्र था। रतनपुर, रायपुर। जब मराठा का शासन आया कलचुरी के बाद, कौन सा शासन काल आया? मराठा का शासन आया तो हमारे यहाँ पर एक रोड का निर्माण हुआ। सन है 1862। सड़क की बात कर रहे हैं हम लोग, सड़क परिवहन की। तो उस समय यूरोपीय इंजीनियर की मदद से, यूरोपीय इंजीनियर मतलब कहना चाहिए हमारे यहाँ, हमारा जो देश था ब्रिटिश का ही गुलाम था, यूरोपीय कंपनी का ही गुलाम था। तो उस समय हमारे यहाँ पर जीटी रोड, पहले उस समय कौन सा रोड कहा जाता था? जीटी रोड। अभी हम लोग क्या बोलते हैं? हाईवे बोल देते हैं, नेशनल हाईवे जैसे। उस समय जीटी रोड का निर्माण सबसे पहले शुरू हुआ था। तो कहां से कहां तक? नागपुर से संबलपुर। और नागपुर का कनेक्शन क्या है? हमारे यहाँ पर मराठा शासन काल के समय पर नागपुर क्या था? मध्य प्रांत का मुख्य क्षेत्र था, है ना। नागपुर और संबलपुर क्या था? एक संभाग का दर्जा था। छत्तीसगढ़ संभाग था और संबलपुर जिला था छत्तीसगढ़ संभाग का। तो पहला जो सड़क बना वो कब से कब बना? 1862 में नागपुर से संबलपुर के बीच। सबसे एक कौन सा संबलपुर है? उड़ीसा जो जिला वाला, उड़ीसा राज्य वाला। तो पहला सड़क यहाँ पर बनाया गया था। उसके बाद हमारे यहाँ पर धीरे धीरे सड़कों का जब विस्तार हुआ तो 1868 से 1892 के बीच फिर से सड़कों का निर्माण हुआ और बिलासपुर और रायपुर सड़क मार्ग को जोड़ा गया। ठीक है, समय बहुत लगा। 1868 और 92 में किसको जोड़ा गया है? बिलासपुर और रायपुर को जोड़ा गया। 1896 से 1901 तक के बीच बहुत अकाल पड़ा। इसके कारण से पर्याप्त सड़कों का निर्माण हुआ है। अकाल पड़ा तो क्या किया गया? लोगों को सुविधा देने के लिए क्या किया गया? सामान को यहाँ से वहां लोगों तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए सड़कें बिछाई गई और यहाँ का सामान वहां तक अकाल को क्या करने के लिए, लोगों तक भुखमरी को दूर करने के लिए एक माध्यम बनाया गया, तो सड़कें बिछाई गई। तो यहाँ से शुरुआत होता है सड़कों का। धीरे धीरे सड़क क्या होता गया? बनता गया और सड़कों का विकास यहाँ तक देखा। 1901 में, ये लिखें, ये हो सकता है रिपीट हो, ये अभी रिसेंट एग्जाम में रिपीट हुआ था। उस समय अंग्रेजों ने 3 स्पेशली मार्ग बनाए थे, सड़क का निर्माण किया गया था और उसका उद्देश्य लोगों को पहुंचाना नहीं था। उसका उद्देश्य था उसके पास जो क्या है, व्यापारिक सामान है,
उनको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। पहला मार्ग था कहां से? रायपुर से नागपुर। पहला मार्ग कहाँ है? रायपुर से नागपुर के बीच था। ये ऐसे समझे, यहाँ से यह रायपुर है और ये नागपुर है, ठीक है। एन नागपुर और आर रायपुर। दूसरा मार्ग था रायपुर से जबलपुर। रायपुर से जबलपुर। जबलपुर कहाँ पड़ता है? जबलपुर मध्य प्रदेश में, ये है जबलपुर मान लो। तो जबलपुर के लिए वाया, इसको समझते हैं वाया मतलब क्या होता है? कभी कभी बस वगैरह में सामने में लिखा रहता है कि आपको जाना है रायपुर, लिख दिया है, छोटा सा रहता है ना नोटिस बोर्ड, जिसमें जिसको ही देख के लोग बस में चढ़ते हैं और आते जाते हैं। उसमें लिखा रहता है जहां जाना है उसको सबसे मोटे अक्षर में लिखा रहता है। उसके बाद एक शब्द लिखा रहता है वाया। तो वाया मतलब क्या होता है? वाया का मतलब होता है कि उसके बाद कुछ कुछ जगह का नाम रहता है कि आपको यहाँ से रायपुर जाना है तो वाया मतलब मिलेगा वाया डेस दुर्ग, है ना। उसके बाद कुम्हारी, भिलाई, ऐसे। तो वाया का मतलब होता है जिस जिस रास्ते से होकर वो जाएगा, वो मतलब होता है वाया। तो जबलपुर जाने के लिए बिलासपुर होते हुए जाएगा और चिल्फी घाटी मंडला होकर के कहाँ पहुंचेगा? जबलपुर। उस समय 46 मील पक्की सड़कें और 586 मील कच्ची सड़कें उस समय बनाई गई थी। उसके बाद 1914 में फिर से सड़कों का जाल बिछा बिलासपुर और दुर्ग के बीच, ठीक है। अभी वर्तमान में देखा जाए तो आखिर सड़क क्यों बनाया जाए, तो राज्य सरकार की क्या है? सड़क नीति। वन वन को लेकर के वन नीति था, उद्योग को लेकर उद्योग नीति है, खनिज को लेकर खनिज नीति है, सड़क को लेकर सड़क नीति है। हर विभाग अपना अपना पॉलिसी बना कर रखी है कि हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है। तो पहला उद्देश्य ये है कि सड़कें बनेगी। तो आप देखें कि भारत और छत्तीसगढ़ में कई ऐसे स्थान है जहां पर पर्यटन स्थल है और आसानी से घूमा जा सकता है। आप कहीं भी अगर पर्यटन स्थल या दर्शनीय स्थल जाना चाहते हैं तो क्या करते हैं? सड़क मार्ग अपनाते हैं और आसानी से पहुंच जाते हैं। और सड़कें नहीं होती है उस जगह पे लोग कम जाते हैं। तो उद्देश्य ये है कि पर्यटन स्थलों को और जो हमारे कौन सी विरासत, सांस्कृतिक विरासत तक पहुंचने के लिए सड़क उपलब्ध कराई जाए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके। दूसरा है तीव्रगामी यातायात कॉरिडोर की स्थापना। कॉरिडोर का मतलब होगा ऐसे क्षेत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करना? कनेक्ट करना, है ना। उसके बाद है सड़कें बनेगी तो हमारे यहाँ पे उद्योग हैं, जहां जहां वहां से जो कच्चा माल है उद्योग तक पहुंचेगा, वहां से कोई सामान बनता है तो वो लोगों तक पहुंचेगा। इसके लिए क्या जरूरी है? सड़क जरूरी है। तो इससे क्या होगा? हमारा सामाजिक और आर्थिक विकास जल्दी से बढ़ेगा। सड़कें विकसित हो जाएंगी तो उसके बाद सड़क विकास और प्रबंधन पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। जितने सड़कें हैं, सड़कों को लेकर के है कि कुछ सड़कें जो होती हैं वो केंद्र सरकार देखती है, उसका देख रेख, मरम्मत, रख रखाव। कुछ सड़कें ऐसी होती हैं जिसको कौन देखता है? राज्य सरकार। जो नेशनल हाईवे होते हैं उसको कौन निगरानी करता है? केंद्र सरकार। और जो राज्य सड़कें होती हैं, जिला सड़कें होती हैं, ग्राम सड़कें होती हैं, उसको कौन देखता है? राज्य सरकार देखती है। तो सड़कों का विकास और मैनेजमेंट पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। आपको आप दुनिया बोलता छत्तीसगढ़ कोई भी कोने में जाइए, आपको पक्की सड़कें अब देखने को मिल रही है ना। तो ये डेवलपमेंट है। उसके साथ साथ वित्तीय संसाधनों की पूर्ति के लिए निजी क्षेत्र में भी क्या मिल रहा है? सहभागिता। लोग क्या है, प्राइवेट सेक्टर भी सड़की निर्माण में या अन्य साधनों पर क्या कर रहे हैं? अपना योगदान दे रहे हैं। उसके साथ साथ सरकार रोड बनाने के लिए या रोड के माध्यम से एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए जो हमारा राज्य सरकार के पास जितना पैसा आता है उसमें से कुछ हिस्सा भी क्या किया जा रहा है? इसमें लगाया जा रहा है। 1943 में सड़कों को बांटा गया, सड़कें बनाई गई और सड़कों को एक सिस्टमेटिक ढंग से बांटा गया कि कैसे कैसे सड़कें हो सकती हैं। उस समय की सड़कों का विभाजन है। उस समय सड़कें क्या होती थी? एक तो होता था किस रूप में? नेशनल हाईवे, है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग। फिर होता था राज्य का सड़क अर्थात राज्य मार्ग, जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें और ग्राम सड़कें, ये होती थी। उसके बाद जीटी रोड होते थे, आज भी जीटी रोड है उस समय का। जीटी रोड मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड, जो उस समय का बहुत पुराना है, मुंबई से कलकत्ता रोड, वो आज भी जीटी रोड के नाम से जाना जा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो या अभी अभी का जो सिस्टम है, अभी जो सड़कों का विभाजन है वो अलग अलग रूप से किया गया है। इसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। आज के समय में
बहुत सारे सड़कें आप लोगों ने देखा होगा, कुछ सड़कें होती हैं 2 लेन 4 लेन 6 लेन, समझते हैं आप लोग जो सड़कें हैं, देखिए 2 लेन 4 लेन 6 लेन किसको कहा जाता है? डिवाइडर रह करके, अलग अलग लेन मतलब अलग अलग लाइनें, है ना। 2 लेन मतलब दोनों तरफ आने और जाने का साधन मिले, 4 लेन मतलब आने जाने के बाद फिर से और आने जाने का 4 लेन। बीच में क्या होता है? नेशनल हाईवे। देखिए किसको नेशनल हाईवे कहते हैं? हमारे यहाँ पे सड़कें होंगी और सड़कों के हिसाब से कैसे आप पहचाने, कुछ कुछ तरीके होते हैं सड़कों को पहचानने का। जो नेशनल हाईवे होगा वो बड़े शहरों को लेकर के कनेक्ट होकर के वो एक राज्य में भी चल सकते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में इतने लंबे होते हैं कि वो सड़क जहां से शुरू हुआ है उस चलते हुए कई राज्यों को लेकर वो आगे बढ़ता है, तो उसको क्या कहते हैं? नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे को पहचानने का तरीका ये है कि उसका जो माइलस्टोन होता है वो कौन से कलर का होता है? ऊपर पीले कलर का और नीचे क्या रहेगा? काला। नीचे कई बार मिट्टी से दब जाता है तो आप पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन ऊपर पीली पट्टी और इसी में लिखा रहता है। यहाँ पर अगर कोई नेशनल हाईवे है तो यहाँ लिखा रहेगा NH, मान के चलो 6 है तो NH6, ठीक है। और इस जगह पे लिखा रहेगा कोई स्थान का नाम और कितना वो डिस्टेंस में है ना। मान के चलो यहाँ लिखा रहेगा रायपुर 50-60 किलोमीटर ऐसे, ठीक है। ये जो होता है स्टेट हाईवे SH लिखा रहेगा, SH5, ये जो सड़कें हैं SH5 के नाम से जानी जाती है। जिला सड़कें, यहाँ पर भी कुछ लिखा रहता है। ग्राम सड़क में भी ये जो कलर है वो ग्राम सड़क का कौन सा रंग का रहता है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो गांव गांव में होता है उसको पहचानने का तरीका है कि ऊपर में क्या लगा होगा, कौन सी पट्टी? जिला सड़क कौन सा है पहचानने के लिए क्या तरीका है? ऊपर में काला पट्टी। स्टेट हाईवे में हरा और नेशनल हाईवे में पीला। तो ये उसका पहचानने का एक क्या है तरीका होता है। इस नेशनल हाईवे जो सड़कें गई हैं, नेशनल हाईवे के बहुत सारे नियम होते हैं। कोई भी व्यक्ति नेशनल हाईवे में अगर चलता है तो उसको शासन के, है ना, कौन से, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय भारत सरकार के हिसाब से उसको चलने के लिए, चलने का मतलब गाड़ी में या वाहन में आने जाने के लिए सरकार को इस सड़क में चलने के लिए पैसा देना पड़ेगा। नेशनल हाईवे का रूल्स है। बाकी तीनों सड़कों में आपको किसी भी प्रकार का पे नहीं करना पड़ता है। केवल नेशनल हाईवे अभी क्या करता है? पैसा लेता है, क्योंकि आप जो पैसा देते हो किस रूप में देते हो? रोड टैक्स, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोल टैक्स, है ना। अगर आप किसी भी वाहन से जाते हो तो इसको बीच बीच में एक क्या पड़ता है? बैरियर नाका पड़ता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोल नाका। यहाँ पर कोई भी वाहन गुजरती है तो गुजरने के लिए, सड़क पे आप चल रहे हो तो सड़क में चलने का पैसा देते हैं आप लोग, है ना। तो इस पे हर स्थान पर रोड की स्थिति, रोड के रख रखाव, रोड का मैनेजमेंट के हिसाब से सभी स्थानों का टोल का जो राशि है वो अलग अलग होता है। कोई जगह 100 रुपया, कोई जगह 200, 250, 300, शहर और उसके हिसाब से रोड की गुणवत्ता के हिसाब से आपको पेड करना पड़ता है। एक बार गए तो उतना पैसा लगेगा, फिर आओगे तो फिर पैसा लगेगा, जितना बार जाओगे उतना बार पैसा देना पड़ेगा, है ना। तो ये जो दोपहिया वाहन होते हैं उसके लिए निःशुल्क होता है ना। टोल टैक्स के बहुत सारे रूल्स हैं कि कौन व्यक्ति टोल टैक्स में पैसा देगा, कौन नहीं देगा। आम नागरिकों को देना पड़ेगा। बाकी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो VIP हैं या फिर जो पॉलिटिशियन है, एम्बुलेंस है, पुलिस गाड़ी है ना, इन सबको टोल क्या है? फ्री है, उनको पैसा नहीं लगेगा। बाकी सभी लोगों को आप गुजरते हैं तो पैसा लग सकता है। कुछ रूल्स और होते हैं कि जिस जिले के स्थान पर टोल बना हुआ है और उस जिले का आप निवासी हैं और उस जिले के निवासी के हिसाब से उस जिले का परिवहन विभाग का आपका वाहन है RTO का, तो उस जिले में आपको टोल का पैसा नहीं लगता है, ठीक है। बेसिक जानकारी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। जैसे यहाँ का जो RTO नंबर क्या है? 08 CG08 है। तो यहाँ पर इस जिले के अंदर अगर कोई टोल नाका होगा तो आप कार में जाएं, बस में जाएं, किसी भी वाहन में जाएं तो यहाँ पर आपको 08 का टोल नहीं लगेगा, कोई भी गाड़ी में जाएंगे। और अगर दूसरे जिले का है, 7 है, 4 है, अन्य है, तो उसके बाइक का तो लगेगा नहीं किसी का, बाकी अन्य वाहनों का आपको टैक्स लगेगा।
तो इसको लेता कौन है, पैसा कहाँ जाता है, तो इसको देख रेख करने का, मैनेजमेंट करने का नेशनल हाईवे का NHAI, ये है इसका नियामक संस्था। और आप टोल टैक्स में जाएंगे तो बहुत बड़ा बड़ा लिखा रहता है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यही क्या करता है, आपका सब टैक्स वगैरह को कलेक्ट करता है। उसके बाद जो हरा पट्टी वाला है राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवे जिसको कहा जाता है, एसएच के नाम से इसको जाना जाता है। ये जो होता है जिले के जो सड़कें होती हैं उसको जोड़ती है, और हो सकता है बहुत लंबी आती हो राज्य में, कई बार राज्य से बाहर भी आती है, हमारे राज्य में बहुत लंबी फैली हुई है। देख रेख मैनेजमेंट सब की जिम्मेदारी किसकी है, राज्य सरकार की। ऐसे सड़कें जो सीधे नेशनल हाईवे में जाकर जुड़ सकते हैं, ऐसी सड़कें जो सीधा बड़े शहरों से होकर जुड़ना चाह रहे हैं, या फिर स्टेट हाईवे में जाकर जुड़ते हैं, किसी जिले के अंदर दो जिलों को लेकर जोड़ती है, तो ऐसे क्या कहलाता है, जिला। आज के समय में जिला सड़क की भी चौड़ाई एक निर्धारित मापदंड में बनाई जा रही है। पहले जो गांव की सड़कें होती थी वो भी जिला सड़कें कहलाती थी, अब चौड़ाई उसका बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। गांव की सड़कें जिसको हम लोग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत जान सकते हैं, गांव की सड़कें कहलाती हैं। नागपुर सड़क योजना के कारण ही हमारे यहाँ सड़कों का विकास हुआ है, और आज के समय में हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग सड़कें बनाने का काम बहुत तेजी से कर रहा है। PWD विभाग जिसको कहते हैं, वो क्या कर रही है, पूरा जितने भी सड़कें बनती है शुरुआत में कहीं एक बोर्ड लगा होता है छत्तीसगढ़ राज्य लोक निर्माण विभाग, उसके बाद सड़क का नाम, दूरी का नाम, ठेकेदार का नाम, कुल लागत राशि, सब चीज लिखा रहता है ना, कब स्वीकृत हुआ, बनने का तारीख, सब चीज रहता है। आप लोग देखेंगे कभी कोई रास्ते में जहां से सड़क की शुरुआत होती है, कोई भी सड़क हो, ये बोर्ड लगाना जरूरी होता है। आज के समय में ये डेटा है अभी मार्च 25 का, ये कहता है कि आज के समय में हमारे यहाँ स्टेट हाईवे, इसको लिखें आप कॉपी में, एसएच जो है स्टेट हाईवे 4392 किलोमीटर स्टेट हाईवे सड़कें बन चुकी है छत्तीसगढ़ में। जो सड़कों का निर्माण हुआ है, यहाँ से यहाँ तक सड़कें गई होंगी, वो पूरा मिलाकर दूरी को देखें, यहाँ से दूरी वहां से दूरी, तो लगभग कितना 4392.38 किलोमीटर स्टेट हाईवे बनी है। जिला मार्ग बन चुका है कितना, जिला मार्ग बन चुका है आपका 11,246 किलोमीटर। ग्राम सड़क और अन्य मार्ग जो है वो है 17,094.37। ये अभी आप लोगों को एक साल तक याद रखने हैं कम से कम, जितने भी एग्जाम आप देने वाले होंगे उसमें अगर पूछ दिया कि सड़कों की लंबाई हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कुल कितना किलोमीटर सड़कों की लंबाई है अभी, तो अभी कितना है, ये तीनों मिला करके 32। इसमें नेशनल हाईवे का जो शामिल नहीं है, नेशनल हाईवे का रिकॉर्ड इसमें शामिल नहीं है। नेशनल हाईवे लगभग कितना होगा, लगभग 3600 किलोमीटर के आसपास नेशनल हाईवे है जो इसमें शामिल नहीं है। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो लगभग 38, ठीक है, 38,000 किलोमीटर सड़कें हमारे यहाँ बनी हुई है, पक्की सड़कें, बाकी सड़कें कच्ची है। एक काम करेंगे, होमवर्क हमें कल भी होमवर्क दिया था, सड़कों के मामले में लिखेंगे भारत में, इंडिया में, इन इंडिया, भारत में सर्वाधिक पक्की सड़क कहाँ है, ये आप लोग कॉपी में कहीं जगह पे खाली छोड़ दीजिए। और सबसे कम पक्की सड़क कहाँ है, ठीक है, मेरे ख्याल से उड़ीसा में सबसे कम पक्की सड़कें हैं और सर्वाधिक कच्ची सड़कें उड़ीसा में हैं, तो ये रिकॉर्ड ध्यान रखें। और शायद महाराष्ट्र है, हो सकता है ये अभी बढ़ जाए, महाराष्ट्र ऐसा राज्य था जो सबसे ज्यादा पक्की सड़कों वाला राष्ट्र था, राज्य था, ठीक। चलिए नेशनल हाईवे को देखते हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे सड़कें हैं, कहाँ से कहाँ, जो याद करना पड़ेगा, कभी भी सीधे एग्जाम में पूछ देगा कि सड़कें कहाँ से कहाँ जाती है और उस सड़क का नंबर का नाम क्या है, कौन से नंबर की सड़कें हैं।
आप लोग कितने नेशनल हाईवे का नाम जानते हैं छत्तीसगढ़ में जो गुजरती है और वो कहाँ से कहाँ तक जाती है? एक आध भी पता है आप लोगों को नेशनल हाईवे का? कौन सा? हाँ 30 है। ये जो सड़क है, हाँ मेन आप लोग का मेन रोड, वो नेशनल हाईवे है। कौन से नंबर का होगा वो? है 53 है कि 56 है? हाँ 56 का नाम से कोई सड़क नहीं, शायद 53 होगा, जो बदल चुका है अब 6 नंबर हो चुका है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सी सड़क कहाँ कहाँ तक जाती है और 53 कहाँ से जाती है, 54 क्या है, 56 का नाम का कोई सड़क नहीं है, 53 है। ठीक है, ये थोड़ा समय बड़ा कर देता हूँ। इसका इमेज भी है, थोड़ा थोड़ा याद कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा इसको समझ सकते हैं। पहले तो ये समझिए कि हमारे यहाँ है, ये देखिए इसको भी लिखे, नेशनल हाईवे कितना किलोमीटर है हमारे यहाँ। तो नेशनल हाईवे की लंबाई अभी जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध है, कुल लंबाई 3620.45 नेशनल हाईवे फैला हुआ है। और हमारे यहाँ पर टोटल 20 प्रकार के नेशनल हाईवे हैं। कितने प्रकार के? 20 प्रकार के नेशनल हाईवे हैं। कहाँ कहाँ से, यहाँ वहां से जाती है। तो कितने नेशनल हाईवे हैं अभी करंट में? 20 नेशनल हाईवे हैं और 20 के नाम याद रखना है और धीरे धीरे याद होगा, इस पर जोर बिल्कुल नहीं देना है। बनता कैसे है? और इसमें भी सबसे लंबा जो है नेशनल हाईवे नंबर 30 है, जो 636 किलोमीटर का है। और सबसे छोटा नेशनल हाईवे है 163A, जो कितना किलोमीटर है? मात्र 12 किलोमीटर की सड़कें हैं, उसको नेशनल हाईवे घोषित कर दिया गया है। तो कौन कौन से नेशनल हाईवे को कैसे कैसे पढ़ा जाता है, इसको देखें। ऐसा कर दूं मैं, ये दिख रहा है कि आप लोगों को इतना? ठीक है, स्क्रीन में 163A। चलो ये पहचान नहीं आएगा, इसको ऊपर ही रखते हैं। इमेज दिखाऊंगा आप लोगों को। आप लोगों ने नेशनल हाईवे 53 सुना होगा। ये जो सड़कें हैं, जो आप यहाँ से यहाँ रहते भी हैं आप लोग। अब अगर हम लोग इमेज बनाएं, थोड़ा सा इसको फिर छोटा कर देता हूँ। अगर हम लोग देखें तो सड़कों को बनाने का कुछ रूल्स है। रूल्स मतलब ट्रिक समझ सकते हैं, राज्य की स्थिति के हिसाब से। ये गलत हो गया। अगर हम लोग देखें 53, तो 53 जो है, धुले जो है महाराष्ट्र है ना? धुले कहाँ है? महाराष्ट्र। धुले से आता है, यहाँ मान के चलो धुले है। धुले से सड़कें आ रही हैं, धुले के महाराष्ट्र के बाद नागपुर, नागपुर के बाद ये आता है सीधा रायपुर, और रायपुर के बाद सीधा कहाँ निकल जाता है? ये संबलपुर। तो ये नेशनल हाईवे नंबर 53 इसको कहते हैं। कुछ ऐसे हाईवे हैं जो 53 है, 63 है, 43 है, सब पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं। याद करने का थोड़ा थोड़ा तरीका आप लोग ध्यान रखें। 63 है भोपालपट्टनम गीदम जगदलपुर, नीचे की ओर है, यहाँ से जगदलपुर है, यहाँ से इस प्रकार से नेशनल हाईवे नंबर कौन सा जाता है? 63, 53 और 63। वैसे ही 43 देखें, 43 भी ऐसे ऊपर से जाती है। कौन सा नंबर है? NH 43। यहाँ पर है शहडोल MP, उसके बाद मनेन्द्रगढ़, फिर अंबिकापुर, फिर जसपुर नगर और आगे चली जाती है। थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें कौन सी सड़कें कहाँ की ओर जाती है। उसके बाद इसके अंदर अब बहुत सारी सड़कों का डेवलपमेंट हुआ है। और एक सबसे बड़ी सड़क है जो कहाँ से जाती है, 636 किलोमीटर सबसे बड़ा सड़क जो है NH 30 है, जो चिल्फी, चिल्फी के पहले वो कहाँ से आती है? मध्य प्रदेश से आती है। और चिल्फी होते हुए यहाँ है चिल्फी, ऊपर की स्थिति यहाँ कर लेता हूँ, यहाँ से ये चिल्फी है। चिल्फी के बाद कवर्धा, यहाँ कवर्धा जिला ऊपर में। कवर्धा के बाद बेमेतरा जिला, बेमेतरा के बाद सिमगा क्षेत्र, सिमगा के बाद कहाँ? ये रायपुर हो गया। रायपुर बनाए थे ना, नागपुर के बाद रायपुर। रायपुर से सीधा ये आती है कहाँ? धमतरी। धमतरी के बाद कांकेर, जगदलपुर, उसके बाद
सुकमा और ये चली जाती है नीचे। कौन सा नंबर का? NH30। ये छत्तीसगढ़ में यहां से लेकर इस कोने से इस कोने तक कितना किलोमीटर फैला है? ये 636 किलोमीटर का सफर करते हुए आगे जाती है। ठीक, वैसे ही छोटे छोटे और नेशनल हाईवेज हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं, कौन सा नेशनल हाईवे कहाँ कहाँ। इमेज समझ में आ रहा है? ये बना बनाया इमेज अभी दिखाऊंगा, उसमें थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। वैसे ऐसे ही बनाते हैं तो लोग समझते हैं कि नेशनल हाईवे कैसे बना होगा। मिटा देता हूँ इसको। नेशनल हाईवे 49 बिलासपुर, चांपा और रायगढ़। ये छत्तीसगढ़ का जो बिलासपुर है और चांपा और रायगढ़ क्षेत्र को क्या करता है? जोड़ता है। कितना किलोमीटर? किलोमीटर को थोड़ा सा ध्यान में ना रखें तब भी चलेगा, केवल जो सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा है उसका किलोमीटर याद रखें। उसके बाद 153 बनाना है क्या? इसको नाम देखते जाइए और थोड़ा थोड़ा ध्यान में आएगा। सराय 153 सरायपाली सारंगढ़ रायगढ़। इधर कहाँ है? इस ओर है। तो बना दिया था, वापस आएगा कि नहीं आएगा? इसमें देखिए थोड़ा सा नंबरिंग देख लीजिए, कौन सा जिला कहाँ कहाँ पर है। 49 बिलासपुर से रायगढ़ जुड़ता है। ये बिलासपुर क्षेत्र है तो बिलासपुर से रायगढ़ कौन सा नंबर का? 49 नंबर का। वैसे ही 163, ये 63 से ही निकला है। 163 याद करने का तरीका ये है, 163 किससे निकला है? 63 से। भोपालपट्टनम से वारंगल, ये भोपालपट्टनम है और वारंगल किधर है? वारंगल और हैदराबाद। ठीक है, वारंगल और हैदराबाद होकर के ये चली जाती है आगे। वहीं 53 से 153 सरायपाली सारंगढ़ रायगढ़। सरायपाली सारंगढ़ रायगढ़, ये 53 है। रायगढ़ सरायपाली, ये रायगढ़ क्षेत्र है। उसके बाद 353 है घोडारी महासमुंद बागबहरा। ठीक है, ये जिले का नाम तो आपको पता ही नहीं है ना? तो ऐसा लाइन बस खींच रहा हूं तो कहाँ समझ में आएगा? एक मैप है, उसको आप लोग देखें तो समझ में आएगा। पहले मैं इसको पढ़ देता हूँ, है ना, कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ गई है। सिमगा, बिलासपुर, कटघोरा, अंबिकापुर, ये 130 है, जो 30 से ही निकल करके आगे जाती है, अंबिकापुर क्षेत्र में जाती है। सिमगा यहाँ है और अंबिकापुर यहाँ ऐसा जुड़ता है। उसके बाद ये हो गया 30 नंबर का। अंबिकापुर से रामानुजगंज 343, अंबिकापुर से रामानुजगंज, ये अंबिकापुर है, अंबिकापुर मेन जंक्शन है, वहां से रामानुजगंज। कोंडागांव से 130 डी गया है। कोंडागांव कहाँ है? यहाँ से कोंडागांव है। नेशनल हाईवे 30 से आप लोग देखें तो कोंडागांव से यहाँ तक नारायणपुर तक जाती है सड़क। उसके बाद यहाँ से आगे चली जाती है महाराष्ट्र की ओर। उसके बाद 12 किलोमीटर यहाँ पर एक छोटा सा सड़क है, 12 किलोमीटर, जो सबसे पहले क्या कहलाता है? सबसे छोटा नेशनल हाईवे, 12 किलोमीटर का। फिर चांपा से कोरबा कटघोरा 149 बी। किसी भी प्रकार का जोर नहीं देना है, याद नहीं होने वाला। ठीक है, आज तक हम भी भूल जाते हैं इसको कब से कब, लेकिन जिस समय आप पढ़ते हैं एग्जाम के समय में, इसका तरीका है कि कैसे कैसे 30 से 130 आया। 130 का ही 4 शाखा है, 130A, 130B, 130C, 130D, वो ऐसे बटा हुआ है। उसके बाद 63 से 163 आया है, 53 से 153 आया, 353 आया है, इसलिए सबसे पहले इसी को बनाया जाता है। कुछ सड़क है जो 130C का जो है, जो मेन रोड है नेशनल हाईवे जो 30 जो बोल रहा हूँ, वो जाता है कहाँ से? अभी धमतरी जाता है, अभनपुर जाता है, मेन बस्तर रोड जिसको हम लोग कहते हैं। वहां पर अभनपुर से एक फिर से नेशनल हाईवे गई है। ठीक है, कौन से नंबर की? 30 से बना है 130C। ये कहाँ है? अभनपुर जाता है, आगे राजीव, गरियाबंद और देवभोग होते हुए। ठीक है, देवभोग तक कितना किलोमीटर है? 195 किलोमीटर। वहीं आप फिर से देखें तो 930 नंबर का एक नेशनल हाईवे है जो एक 30 से ही निकला हुआ है। पुरूर एक स्थान है, आप लोग गए भी होंगे, गुरूर पुरूर जिसको कहा जाता है। वहां से बालोद होते हुए कुसुम का सा एक जगह है, सुने ना होंगे नाम, वहां से कुम्हारी और मानपुर मोहला दल्ली राजरा होते हुए जाती है। नेशनल हाईवे ये है। उसके बाद 130A ऊपर का क्षेत्र है ना,
30 से ही ऊपर निकला हुआ है पंडरिया, जो कवर्धा पंडरिया है, वहां से मुंगेली, मुंगेली से बिलासपुर, सिलहाटी, सिथरा, धर्मजयगढ़, पत्थलगांव और जाकर के नेशनल हाईवे 43 में मिल जाती है। वैसे ही रायपुर से एक नया एकदम लेटेस्ट नेशनल हाईवे 130B जो जाता है रायपुर से पलारी, बलौदा बाजार, कसडोल, सारंगगढ़, ठीक है, और उधर उड़ीसा चली जाती है। सारंगगढ़ तक ये मेन है, जो 153 में जाकर कनेक्ट होती है। एक है 45 नंबर का कबीर चबूतरा से क्योंची, केंदा, रतनपुर और 130 में मिल जाती है। इधर घूमे होंगे तो समझ में आएगा। अगर आप कहीं भी नहीं गए हैं घूमने के नाम से, सड़क को नहीं समझते हैं, तो ये आपके लिए नया क्या नहीं समझ पाएंगे। नंबरिंग नंबर है आपके लिए। अगर आप गए भी होंगे तो रास्ता, हाँ इस रास्ते से हम गुजरे हैं, ऐसा ध्यान आता है। तो ज्यादा से ज्यादा आप घूमेंगे तो समझ में आएगा। 130 कुरुद है। कुरुद से किधर जाती है? एक गांव है मेघा, मगरलोड, सिंहपुर, दुगली, नगरी, सिहावा, बोरई, ये जाता है उड़ीसा बॉर्डर, ठीक है। उड़ीसा बॉर्डर धमतरी से निकलती है, धमतरी के बीच और रायपुर के अभनपुर के बीच कुरुद है। वहां से सीधा 130 सीढ़ी बना है, 108 किलोमीटर लंबी है। जसपुर से एक छोटा सा है 15 किलोमीटर का, जसपुर से गोविंदपुर डुमरी एकदम बॉर्डर में बना दिया गया है। डुमरी मार्ग जिसको कहते हैं, जसपुर गोविंदपुर डुमरी मार्ग, कितना किलोमीटर? 15 किलोमीटर। तो कुल मिलाकर के 20 नेशनल हाईवे हैं जो 3620 किलोमीटर लंबी ये जाल फैला हुआ है। थोड़ा बहुत भी समझ आया होगा तो ठीक है, नहीं तो नेशनल हाईवे याद तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद इसमें दो चीज याद रखना पड़ेगा। राज्य सरकार जो होता है स्टेट हाईवे बनाकर रखी हुई है, और हमारे यहाँ स्टेट हाईवे कितने हैं? 27 स्टेट हाईवे हैं। राज्य सरकार का जो सड़क है जिसकी देखरेख कौन करता है? खुद राज्य सरकार करती है, और वो संख्या है कितना? 27 नेशनल हाईवे, 27 20 नेशनल हाईवे, 27 स्टेट हाईवे, जो 4382 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। सबसे लंबा जो स्टेट मार्ग है वो है क्रमांक 5, जो अभी आप लोग गुजरते हैं। ये सड़क 5 नंबर सड़क है, और ये बहुत दूर से आ रही है, ठीक है, और बहुत दूर तक जाती है। और सबसे छोटा है 21 नंबर का, जो मात्र 44 किलोमीटर का है। ये स्टेट हाईवे है। स्टेट हाईवे का जो माइलस्टोन होगा वो कौन से कलर का होगा? ऊपर का हिस्सा हरा रंग का होता है। इसमें केवल नाम याद रखें, स्टेट हाईवे 5, उसी को दिखाता हूं मैं। कहां से होकर जाती है? मध्य प्रदेश शहडोल से होते हुए आती है, पंडरिया, पौड़ी, कवर्धा, खैरागढ़, राजनांदगांव, ठीक है। और इधर आगे खैरागढ़ कवर्धा रोड एक ही तो रोड है कवर्धा जाने के लिए, तो वो रोड कौन से नंबर का है? 5 नंबर का। तो मेन है पंडरिया से, पौड़ी से कवर्धा आती है, फिर खैरागढ़, उसके बाद राजनांदगांव, राजनांदगांव के बाद इधर सीधा दल्ली राजहरा सुने होंगे, सीधा एक ही रोड है वहां जाने के लिए भी। अंतागढ़ जाता है वहां के बाद, उसके बाद जाता है नारायणपुर, ठीक है। अंतागढ़ के बाद नारायणपुर, इसमें मेंशन नहीं है। फिर जाता है गीदम, और गीदम से एक ही रास्ता है दंतेवाड़ा जाने के लिए। जो गीदम से दंतेवाड़ा जो 12 किलोमीटर लिखा हुआ था उसको नेशनल हाईवे घोषित कर दिया गया है। उसके बाद फिर से बैलाडीला, और वहां से भद्राचलम, आगे सुकमा रोड। तो ये 582 किलोमीटर लंबी है, बहुत लंबी सड़क, स्टेट हाईवे के नाम से जाना जाता है। चलिए, ये इमेज है बुक का, मैं डाला हूं, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा कैसे सड़कों का जाल बिछा हुआ है। आप धीरे धीरे एक एक को समझें, जैसे मैं एक एक का जनरेट कर रहा था इमेज, तो वैसे ही देखिए 43 ऐसे मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर, सूरजपुर, अंबिकापुर होते हुए सीधा कहाँ जाती है? गुमला। फिर जसपुर से इसी 43 से क्या निकला हुआ है? 143, ठीक है, क्या निकला हुआ है? 143B, और कहीं 143A भी होगा। तो ये 143 हो गया, कहां से निकला है? 43 से ही। इसी 43 से अंबिकापुर जंक्शन है, इसी 43 से 343 गया है, ठीक है। तो एक अगर 43 याद हो गया ये वाला लाइन, तो इससे दो सड़कें याद होती हैं, 343 और 143। उसके बाद आपको याद क्या करना है? 30, वो जबलपुर से कवर्धा होते हुए बेमेतरा, सिमगा, उसके बाद रायपुर, रायपुर के बाद यहाँ से आता है कांकेर, कांकेर के बाद कोंडागांव,
जगदलपुर, उसके बाद इधर जगदलपुर के बाद ऐसे होते हुए कोंटा, कौन सा नंबर का, 30 नंबर का। 63 पढ़े, कोरापुट उड़ीसा से इस प्रकार से होकर 63 जाती है, और इसी 63 से, ठीक है, 163 निकला है, और 163A ये 163 हैदराबाद के लिए, और 163A छोटा सा दंतेवाड़ा के लिए। ठीक, दोनों सड़कें होगी 63 से 163A और 163। वैसे ही इस 30 से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है 53। देखिए 53 यहाँ से होकर गुजरती है, सीधा सीधा काटती है ये छत्तीसगढ़ के बीच के हिस्से को, भंडारा धुले से निकलते हुए राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, उसके बाद सरायपाली होते हुए आगे। इसी से निकला हुआ है 53 से, कौन सा, पूरे जंक्शन में यही से निकला हुआ है। ये हो गया, ये सिमगा वाला कौन सा नंबर का है, 30 नंबर का है। इसी 30 से 930 यहाँ मानपुर से कुरुद, छोटा छोटा अक्षर है, दिख रहा होगा, पता नहीं आप लोग को दिख रहा है ना, पहचाना है। उसके बाद यहीं से 30 से ही 130A, 130B, 130C, इसी से 130A, ठीक है, इसी से 130 यहाँ से यहाँ, 130A, 130, 130B रायपुर से सारंगढ़। उसके बाद 130C कौन सा है, 130C नीचे की ओर, 130D यहाँ, फिर उसके बाद CD एक साथ ऐसे, C और CD, जोर नहीं देना है, बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा याद रखना है, ये आपको याद करने वाला नहीं। ये देखिए कैसे कैसे इसको कॉरिडोर में बांटा जाता है कि पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर और उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर, ऊपर से नीचे जाने वाली सड़कें, पूर्व से पश्चिम जाने वाली सड़कें, ऐसे इसको विभाजित किया जाता है। ठीक है, इसको भी डालूंगा PDF, तो आराम से देखिए, खुद से इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, जिले अलग करके याद करना है, धीरे धीरे होगा, क्योंकि प्रश्न आप घूमे नहीं है तो आपके लिए बहुत कठिन है, लेकिन जो लोग छत्तीसगढ़ को घूम चुके होंगे ना, वो हाँ समझ जाएंगे ये कौन सा नंबर है। जब आप सफर करते हैं तो सोते सोते सफर नहीं करना चाहिए, देखते देखते सफर करना चाहिए, और कौन सी सड़कें कहाँ जा रही होंगी, कौन सा गांव शहर पड़ रहा होगा रास्ते में, है ना। उसके बाद कोई अगर शहर पड़ रहा है तो वहाँ कोई प्रतिष्ठान है क्या, कोई ऐसे स्थल है क्या जो हमारे जानकारी के हैं। ये चीजें आपको, एक मानव प्रकृति होनी चाहिए कि आपको जानने की इच्छा होनी चाहिए, है ना। शुरू से ही अगर आप शहर में भी गुजर रहे हो तो कई लोगों का रहता है कि अगल बगल कोई दुकान है तो उसके बोर्ड का नाम पढ़ते पढ़ते लोग जाते आते हैं, कि उसके बाद आपसे पूछा जाए कि वो दुकान कहाँ है ना, अमुक ब्यूटी पार्लर कहाँ है, तो आप लोग बता दें कि हाँ उस सड़क के इधर जाओ मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखना पड़ता है, शहरों का नंबर भी। दूसरा है रेलवे लाइन, सड़क परिवहन हो गया। सड़क परिवहन में पहला चीज क्या याद रखेंगे, हमारे यहाँ नेशनल हाईवे कितने हैं, 20, स्टेट हाईवे कितने हैं, 27। नेशनल हाईवे कितना किलोमीटर है, 3620.45 याद रखेंगे। स्टेट हाईवे कितने हैं, 4300 के आसपास, है ना। उसके बाद राज्य कितने हैं, राज्य में जिला सड़कें कितने हैं, तो 11,000 के आसपास, ग्रामीण सड़कें 17,000 के आसपास। तो ऐसे कम से कम ये चीजें मोटा मोटा याद रखें तो ध्यान में रहेगा। रेलवे की बात करते हैं तो रेल का इतिहास तो बहुत पुराना है, अंग्रेजों के समय रेलवे लाइन की व्यवस्था हमारे यहाँ थी। तो हमारे भारत की बात करें तो भारत में रेलवे लाइन कब चली, ये बहुत पहले लोग पढ़ते थे और बहुत पूछा जाता था, है ना। रेलवे का आविष्कार करने का जो श्रेय जाता है, एक व्यक्ति है जिसके नाम को हम लोग किस रूप में देखते हैं, बहुत खड़ूस इंसान के रूप में जिसका नाम हम लोग जानते हैं। वो एक महान काम करके गया है भारत में। क्या देकर गया है, डलहौजी की जो पॉलिसी थी, डलहौजी की कौन सी नीति थी, डलहौजी की हड़प नीति, है ना। तो हड़प नीति के साथ साथ उन्होंने एक अच्छा काम क्या किया कि भारत में क्या बिछा दिया, रेलवे लाइन बिछा दिया था। अब रेलवे लाइन बिछाया गया था, लेकिन उसका काम क्या था, उसका पर्पस केवल और केवल कच्चे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, है ना, और वहां से कोई प्रोडक्ट है तो उसको समुद्र किनारे तक ले जाना, ये उसका उद्देश्य पहले था। व्यापारिक उद्देश्य से चलाया गया था। और दो स्थान जो हमेशा ध्यान रखा जाता है, 1853 का समय था, मुंबई और ठाणे, इनके बीच 34 किलोमीटर की एक पटरी बनाई गई, छोटा मार्ग बनाया गया। रेलवे के क्या होते हैं, पटरियां होती हैं और पटरियों के अलग अलग आकार होते हैं।
है ना। वैसे ही यहाँ जो छोटा मार्ग पे चलाया गया 34 किलोमीटर का, और यहीं से शुरुआत होती है भारत में रेलवे की। लेकिन बात करें उस समय रेलवे कैसे चलता था, भाप से, है ना। रेलगाड़ी पहले कैसे चलती थी, भाप इंजन से चलती थी। और भाप लेने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती थी, कोयले की आवश्यकता। इंजन को भाप चाहिए तो जितना प्रेशर होगा भाप का उतना तेजी से वो ट्रेन आगे चलता। उसके लिए क्या डालना पड़ता था, कोयला डालना पड़ता था। धीरे से हमने क्या किया, रेलवे पे डेवलपमेंट किया, और उस समय भाप के स्थान पर क्या आया, भारत में पहला विद्युतीकृत रेल। अभी जो ट्रेन चलती है वो किससे चलती है, बिजली से चलती है ना, कि भाप से चलती है। अभी आप लोग जो सफर करते हैं, ट्रेन में सफर किए होंगे सभी, है ना। तो ट्रेन किससे चलती है, बिजली से चलती है। जो ट्रेन होता है उसके ऊपर जो इंजन जिसको हम लोग कहते हैं, उसके ऊपर में क्या होता है, पूरा का पूरा हाई एक्सटेंशन तार होता है ना। वो इतना ज्यादा क्या होता है, खतरनाक होता है कि समान रूप से अगर पटरी में अगर चल रहे होंगे तो कई बार आपका क्या हो सकता है, आप खींचा जा सकते हो, ऐसी स्थिति रहती है। तो इंजन के ऊपर क्या होता है, ये तार गई होती है और ये इंजन है। तो इसमें एक क्या होता है, कनेक्ट होता है जो घिसते हुए आगे जाता है, तब वो क्या होता है, चलता है। तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बिजली से चलने वाला रेलगाड़ी। तो वो भी मुंबई से कुर्ला के बीच चलाया गया था 1925 में। ठीक। छत्तीसगढ़ में इस समय तक रेलवे का कोई नामो निशान नहीं है। आज भी हमारे यहाँ रेलवे का डेवलपमेंट बहुत धीरे है, क्योंकि रेल जो होता है, रेल पूरा का पूरा इसकी सूची है केंद्र सरकार की सूची में आता है। हमारे यहाँ पे सूची बांटा हुआ है, विषय बांटा हुआ है। रेलवे को कौन देखेगा, तो रेलवे को देख रेख करने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट है। छत्तीसगढ़ सरकार का कोई रेल है क्या, छत्तीसगढ़ रेलवे नहीं बोल सकते, हम लोग भारतीय रेल ही बोलते हैं। तो भारतीय रेल बोलने का मतलब यही है कि हम लोग सेंट्रल के हिसाब से चलना पड़ेगा। मांग करते रहते हैं कि हमारे यहाँ पे रेल लाइन बिछा दिया जाए वहां पे, लेकिन सेंट्रल पूरे भारत में ये रेलवे का देख रेख कर रहा है ना। बहुत बड़ा ये क्या है, क्षेत्र है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो लोग काम में लगे हुए हैं रेल में, रेलवे विभाग में कर्मचारी, सबसे ज्यादा कर्मचारी रेलवे विभाग में है। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखिए, हमारे यहाँ पर बेसिक जानकारी देखते जाइए। नांदगांव में, राजनांदगांव से नागपुर तक सबसे पहले रेलवे लाइन की नींव रखी गई थी, और रेलवे लाइन में प्रथम गेज लाइन की नींव रखी गई थी। प्रथम कौन सी लाइन, गेज लाइन। और क्यों रखा गया था, क्योंकि आपने पढ़ा उद्योग श्री छत्तीसगढ़ में सबसे पहला उद्योग 1892 के आसपास आया था, बीएनसी मिल के नाम से। और पहला रेलवे स्टेशन भी किसको बनाया गया था, राजनांदगांव को। तो उस समय रेलवे लाइन जो बिछाई गई थी, पहला नागपुर से राजनांदगांव बिछाई गई थी, और धीरे से जो क्षेत्र है वो बढ़ाते गए, और बिलासपुर से, रायपुर से, नागपुर से सभी की ओर रेलवे लाइन का विस्तार जोड़ा गया, है ना। तो आप लोग ब्रॉड गेज समझते हैं, ये प्रथम गेज लाइन था। ब्रॉड गेज रेलवे का पटरी जानते हैं, पटरी, पटरी कितने प्रकार के होते हैं, वही गेज है। पटरी देखिए, पटरी जो चलती है ना, उसको साइज के हिसाब से बांटा गया है। अगर आप बहुत किसी कोई ऐसा जैसे सड़कें नेशनल हाईवे हो गई, मतलब चौड़ी सड़कें, उसके बाद स्टेट हाईवे थोड़ी सी सकरी होगी, जिला सड़क और सकरी होगी। वैसे ही रेलवे में पटरी जो होती हैं, ये पटरी ऐसे, अगर यहां से यहां के बीच की दूरी, ठीक है, कितना हो, 1 मीटर, 1 मीटर हो, तो इसको गेज लाइन या मीटर गेज कहते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। और जो अभी बहुत सारे ऐसे रेलवे लाइन है जो मीटर गेज के रूप में काम कर रही है। इसमें भारी सामान ले जाने के लिए थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन जो लोगों को यहाँ से वहाँ पैसेंजर है, यात्री के लिए बहुत ही अच्छा रेलवे लाइन माना जाता है, मीटर गेज जिसको कहते हैं, जिसकी चौड़ाई आपस पटरियों के बीच की जो डिस्टेंस है कितना रहेगा, 1 मीटर। ब्रॉड गेज जिसमें भारी सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है,
1.67 मीटर होता है ब्रॉड गेज का। ठीक है, बहुत हैवी चीजें जो जाती है जैसे आयरन ओर है या बहुत स्टील सामान है, कोयले सामान है, और बहुत लंबा दूर जाना होगा तो इसके लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और एक होता है छोटी लाइन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नैरो गेज बोलते हैं। ये भी है 0.67 या कभी कभी 0.70 मीटर, मतलब एक आधा मीटर से थोड़ा ज्यादा होता है। आप लोग किसी पार्क वगैरह में गए होंगे और पार्क वगैरह में मोनोरेल चलता है, छोटी छोटी रेलगाड़ियां चलती है, वो उसकी पटरी देखें हैं कितनी छोटी होती है, वही है नेरो, है ना। पहले के समय में ऐसी रेलगाड़ी चलती थी धमतरी से रायपुर के बीच। ठीक है, धमतरी से वो इतनी धीरे चलती थी कि अगर कोई व्यक्ति किसी के घर से ऐसे गुजर रहा होगा तो खाना वाना खाते तक इंजन आया और लास्ट डब्बा पहुंचते तक वो खा पी लेके दौड़ कर चढ़ जाता था। ड्राइवर क्या करता है, जब बैरिकेड ट्रेन को रोकता था, उतरता था, उसके बाद इधर उधर के उसको बंद करता था, फिर ट्रेन जाता था, उसके बाद पीछे वाला उतर के फिर गेट खोलता था। इतना स्लो चलते थे, लोग चढ़कर जाते थे। देखिए वो वाला, वो बैठे भी होता ना, बहुत धीरे चलती है, आराम से जा सकते हैं आप। तो तीनों का साइज ध्यान रखेंगे। जो मीटर गेज की बात है, पहले हम लोग मीटर गेज बोल दिया या गेज लाइन बोल दिया तो 1 मीटर वाला है। ब्रॉड मतलब सबसे बड़ा। रेलवे वाले एग्जाम में अधिकतर ये पूछा जाता होगा। ठीक है, अब देखिए रेल चलना शुरू कब हुआ, पटरियां तो बन चुकी थी, ये समय था रेलवे का संचालन शुरू हुआ है बीएनसी के नाम से, बंगाल और नागपुर के नाम से, जो छत्तीसगढ़ के कहां से होकर गुजरी, राजनांदगांव से। ये राजनांदगांव का रेलवे स्टेशन है, दिख रहा होगा। यहाँ पे कुछ यात्री खड़े हैं, ये ट्रेन है, गए भी होंगे। ये क्या कर रहा है, ट्रेन का इंतजार कर रहा है, इसकी ट्रेन इधर से आएगी। ठीक है, ये उल्टा क्यों खड़ा है मत बोलना। धीरे धीरे जो बंगाल नागपुर कॉटन है, ये धीरे धीरे क्या किया, अपना रेलवे का विस्तार करता गया और धीरे धीरे बिलासपुर से बीरसिंहपुर, कहाँ पर, कोलकाता, वहां तक रेलवे लाइन बिछाया गया। उसके बाद बिलासपुर से उमरिया तक। ये आपके लिए काम का उतना नहीं है, लेकिन ध्यान रखें राजनांदगांव पहला स्टेशन बनने के बाद कैसे डेवलपमेंट इधर हुआ है बिलासपुर, इसको थोड़ा जानना है, क्योंकि इससे आप लोगों को प्रश्न बनना है। तो देखिए रेलवे से संबंधित जानकारी में धीरे धीरे क्या हुआ, रेलवे का ही विलय हो गया। जो मिडिल इंडिया लिमिटेड था, मिडलैंड था, रेलवे का जो कंपनी था, वो धीरे से किस पर, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे में कन्वर्ट हो गया। कब की बात है, जब ब्रिटिश का समय काल ही था। भारतीय रेल के नाम से तो बहुत आजादी के बाद आया है ना इंडियन रेलवे। उससे पहले ये टेंडर बेस्ड था, लोग अलग अलग कंपनियां ट्रेन चलाती थी। बिलासपुर जंक्शन है, बिलासपुर जंक्शन यहाँ भी गए होंगे आप लोग, देखे होंगे बिलासपुर, गए होंगे तो, नहीं तो ये अभी बिलासपुर का ये सीन है, अंदर से उधर पूरे रेलवे पटरियां बिछी हुई है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन बहुत लेट से बना, 1890, है ना। छत्तीसगढ़ का वर्तमान में सबसे बड़ा लंबा प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म भी समझते होंगे, बहुत दूर तक क्या है, ट्रेन रोक सकती है। जम्बो रेल भी जानते हैं, जिसमें एक सिंगल जो रेल है और उसमें जो गुड्स है ना, जिसको हम लोग मालगाड़ी कहते हैं, अगर 2-3 मालगाड़ी एक साथ जुड़ी हो तो उसको जंबो कहते हैं। बिलासपुर को अब धीरे से डेवलप किया गया क्योंकि उस क्षेत्र में सेंट्रल बन गया था। 1900 में इसको रेल मंडल बनाया गया, और रेल मंडल बनाया गया उस समय कलकत्ता होता था रेलवे जोन, कलकत्ता रेलवे जोन होता था, उसके अधीन क्या बना, रेल मंडल बना। उसके बाद अभी 2003 के आसपास भारत का रेलवे खुद का एक जोन बन चुका है, 16वें नंबर का क्या है ये, रेलवे जोन है। जोन से तात्पर्य यह है कि हमारे यहाँ पे रेलवे से संबंधित जितने काम होंगे वो स्पेशली नियुक्ति से लेकर के, ट्रेन के आवक से लेकर के, यात्री मेंटेनेंस से लेकर के हर काम कौन करेगा, ये जोन करेगा। ये इसको अधिकार दे दिया गया है। तो इसके बारे में कुछ जानकारी रखें। पहला जानकारी क्या हो गया कि छत्तीसगढ़ में सबसे पहले रेल का संचालन कब किया गया, 27 नवंबर 1888 में नागपुर से राजनांदगांव के बीच। बिलासपुर को रेलवे
मंडल बनाया गया 1900 में। अभी हम देखें तो 2000 के आसपास छत्तीसगढ़ में 1186 किलोमीटर रेलवे लाइन था। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो रेल लाइन गुजरती है वो कौन से है, जो सबसे प्रसिद्ध रेलवे लाइन मुंबई से हावड़ा, ये कहाँ है, हावड़ा कलकत्ता में है। और छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है, बीचों बीच पड़ती है ना, ये छत्तीसगढ़ है तो ये मुंबई हो गया। मुंबई से ऐसे होते हुए ये थोड़ा सा नीचे है ना, ऐसे कहाँ चली जाती है, ये कोलकाता। तो छत्तीसगढ़ का पूरा हिस्सा ये क्या करता है, कवर करता है। हमारे यहाँ पर सबसे छोटी रेलवे लाइन कहाँ है, रायपुर से धमतरी। कौन सा गेज, अब नेरो गेज लिखा हुआ है समझ में आ जाएगा, छोटी पतरी। छत्तीसगढ़ का प्रथम रेल इंजन किस नाम से जाना जाता है, ब्लैक ब्यूटी, काली सुंदरी के नाम से इसको जाना जाता है। बेसिक जानकारी जो पहले पूछा जाता था, जो जीएस का हिस्सा है, ये भी पूछा जा चुका है। छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा रेलवे लाइन है जो सीधा आपको क्या किससे जोड़ता है, आपको दिल्ली जाना है तो कौन सा रेलवे लाइन लेकर जाएंगे, तो कौन सा रेलवे लाइन, बिलासपुर से कटनी। अब तो इतने सारे ट्रेन चल रही हैं कि आप कहीं भी अलग अलग रास्ते से जा सकते हैं। सबसे बड़ा रेलवे लाइन कौन सा है, ये हो गया मुंबई हावड़ा। इसमें आप लोग सफर किए भी होंगे, मुंबई हावड़ा मेल। चलिए रेलवे के बारे में कुछ और जानकारी ये है। हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हालांकि रेलवे जोन सबसे महत्वपूर्ण है ये, लेकिन हमारे यहाँ दक्षिण पूर्वी तटीय रेलवे का भी अच्छा खासा एरिया फैला हुआ है। ऊपर के हिस्से में रेलवे लाइन का विस्तार तो कम है, लेकिन छत्तीसगढ़ के इस हिस्से में देखने जाए तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, यहाँ पे नागपुर मंडल है जो इसका हिस्सा है, बिलासपुर है, रायपुर है, ये किसके हिस्से में आते हैं, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, जिसमें कौन कौन से, बिलासपुर, इलाहाबाद, जांजगीर चांपा से कोरबा, कोरबा से विशाखापट्टनम, दुर्ग, पुरी, उड़ीसा वाला दुर्ग, अंबिकापुर, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। भारत का जब भूगोल पढ़ेंगे तो मैं पूरा 18 जोन आपको याद करा दूंगा, आपको बस शहर का नाम याद होना चाहिए, फिर ना रेलवे जोन याद हो जाता है। ट्रिक नहीं है वो तरीके हैं। भारत के किस हिस्से में है तो उस हिस्से के हिसाब से रेलवे जोन बटा हुआ है, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है मुंबई मेन से, मध्य रेलवे के नाम से, फिर उसके बाद पूर्वी रेलवे, पश्चिमी रेलवे, दक्षिण रेलवे। तो ये जो हिस्सा है बिलासपुर पूरे भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है ना। और ये किसके हिस्सा है, इधर मुंबई के महाराष्ट्र का मध्य का भी एक बीच का हिस्सा है, तो टुकड़े के हिसाब से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे माना जाता है। उड़ीसा का पूरा क्षेत्र कोस्टल रेलवे कहलाता है ना, पूर्वी तटीय रेलवे, है ना। उड़ीसा के क्षेत्र में कौन कौन से आएंगे, ये रायगढ़, सारंगगढ़, यहाँ पर जितने रेलवे लाइन है अधिकतर, महासमुंद का रेलवे लाइन इसमें आता है कुछ हिस्सा। उसके साथ साथ जो बैलाडीला का जो सड़क है, ये भी जो लोहा जाता है कहाँ पर, किरंदुल, दंतेवाड़ा से विशाखापट्टनम जो जाता है वो पूर्व तटीय रेलवे से जाता है, वो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में नहीं आता। इसका कोई भी कनेक्शन ऊपर वाले अभी जो यहाँ के रेलवे से बिल्कुल नहीं है, वहां से यहाँ सीधा चला जाता है, जगदलपुर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश होकर निकलता है। रेलवे लाइन की बात करते हैं तो हमारे यहाँ कहाँ कहाँ से, जो भिलाई स्टील प्लांट है वहां से एक रेलवे लाइन गई है, मीटर लाइन है, वो छोटी लाइन है, छोटी मतलब मध्य लाइन है वो। बीएसपी के बाद वो रेलवे लाइन, भिलाई स्टील प्लांट के बाद रेलवे लाइन स्टॉप है। उससे पहले ये रेलवे लाइन कहाँ कहाँ होकर जाती है, दुर्ग आती है, यहाँ इसमें भी बैठे होंगे आप लोग, गए हैं कहीं, कहाँ गए हो, कहाँ, ये वाले रेलवे लाइन में बैठे हो, दुर्ग जाती है, फिर दल्ली राजरा जाती है, उसके बाद दल्ली राजरा से लोहा बीएसपी में आता था। अब रेलवे लाइन का दल्ली राजरा से कहाँ विस्तार हो गया है, राव घाट। अब यहाँ से भी क्या आता है, लोहा आता है। धीरे से राव घाट को किससे जोड़ा गया है, राव घाट जुड़ेगा जगदलपुर से,
ठीक है, रावघाट, भानु प्रतापपुर, जगदलपुर, भानु प्रतापपुर तक भी रेलवे लाइन चली गई है, वहां से भी लोग दुर्ग से भानु प्रतापपुर आराम से आ जा सकते हो, एक्सप्रेस पैसेंजर सब चलती है। अंबिकापुर से दिल्ली, ये भी व्यापम पूछा था कि अंबिकापुर से दिल्ली ट्रेन का संचालन 14 जुलाई 2022 से हुआ है। कुछ भी प्रश्न पूछा जाता है ना, तो मुख्य बातें तो याद रखना है आप लोगों को, कहाँ कहाँ पे रेलवे लाइन का कार्य हो रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बस पढ़ते जाइए क्या है, पढ़ेंगे एक बार, कितनी चीजें आप इसके बारे में जानते हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को रेलवे मंडल कब बनाया गया है? 1998 में, स्टेशन 1900 में। एक जगह 1900 लिखा था क्या रेलवे मंडल? हाँ हाँ 1900 में है वो, ये 1900 ही है। रेलवे जोन कब बना है? 2003 में। कौन से नंबर का रेलवे जोन? जोन का नाम क्या है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। उन्नीस सौ कर लेंगे। 1998 में इसके लिए प्रस्ताव किया गया रहा होगा जोन के लिए, जो 2003 में जोन बनकर तैयार हुआ। सबसे ज्यादा पैसा देने वाला जोन इसको माना गया है। जितना राजस्व सरकार को मिलता है रेल से, इंडियन रेलवे को, उससे बिलासपुर से सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक है, रेलवे को लेकर के आप लोगों ने देखा होगा रेलवे पुलिस भी होते हैं, तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रेलवे पुलिस फोर्स आरपीएफ की भर्ती होती है। आप लोग फॉर्म भरे होंगे, रेलवे में एग्जाम होता है आरआरबी। कल का पूछ रहे थे आरआरबी, जो मैंने कल एनटीपीसी पढ़ाया था, तो ये एनटीपीसी नॉन टेक्नीशियल वाला है ना, और वो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन था। आरआरबी के माध्यम से रेलवे में टेक्नीशियन और नॉन टेक्नीशियन की भर्ती होती है। जो नॉन टेक्नीशियन की भर्ती होती है उसको आरआरबी एनटीपीसी कहा जाता है। जैसे स्टेशन मास्टर हो गया, गुड्स गार्ड हो गए, वो किस में आते हैं? नॉन टेक्नीशियन, है ना। तो एनटीपीसी का, एनटी का नॉन टेक्निकल पर्पस है ना, उस उद्देश्य से क्या किया जाएगा? भर्ती किया जाएगा। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, है ना, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरबी। वैसे ही आरआरबी बैंक में भी होता है ना, आरआरबी मतलब बैंक में भी। हमारे यहाँ पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में थाने बनाए गए हैं, 5 जगह पे थाने हैं। किसके थाना? और वहीं पे आप लोगों को रेलवे पुलिस मिलेगा, बाकी जगह पे थाना नहीं मिलेगा, बाकी जगह पर चौकी मिलेंगे जहां पर सामान्य कार्य होते हैं, है ना। तो डोंगरगढ़ हो गया, यहाँ पे रेलवे थाना है, भिलाई है, यहाँ पर रेलवे थाना है, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़। बाकी जगह पर एक चौकी ही जैसी है, जैसे यहाँ पर पुलिस चौकी है मान के चलो, आरपीएफ, थाना नहीं है। थाना का मतलब पूरी प्रशासनिक कार्रवाई वहीं होगी। मेन मुख्यालय कहाँ है आरपीएफ का? बिलासपुर में है। अभी ये जो लाइन है दंडकारण्य रेल नेटवर्क, हमारे यहाँ पे बस्तर क्षेत्र को रेलवे लाइन से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। केवल एक ही रेलवे लाइन पूरे बस्तर में, एक ही ट्रेन चलती थी पहले, किरंदुल विशाखापट्टनम रेलवे लाइन। अब यहाँ लोहा बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है, तो उस हिसाब से यहाँ पर रेलवे लाइन धीरे धीरे विस्तारित किया जा रहा है। तो पहला जो है रेलवे लाइन दंडकारण्य रेल नेटवर्क के नाम से शुरू किया गया है, 235 किलोमीटर लंबा है। इसको लिखेंगे, प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे दंडकारण्य रेल नेटवर्क। रेलवे लाइन बिछा हुआ है और कार्य चल रहा है। यहाँ तक रावघाट तक 95 किलोमीटर तक रेलवे लाइन बिछ चुकी है और ट्रेन चलना शुरू हो गया है। दंडी राजरा से भी लोहा आता है, रावघाट से भी लोहा आता है। तो भानु प्रताप होते हुए दल्ली राजरा और रावघाट कनेक्ट हो चुका है। दूसरा रेलवे लाइन बिछ रहा है रावघाट से कहाँ की ओर? अंतागढ़, नारायणपुर होते हुए जगदलपुर। क्यों पढ़ना है इसको? क्योंकि आप लोगों को यहाँ से प्रश्न लगातार बन रहे थे। और दूसरा ये ध्यान रखना होगा कि रेलवे लाइन के लिए बहुत सारे जंगलों के बीच क्या की जा रही है? पेड़ों की कटाई भी की जा रही है, और जितना हो सके शॉर्ट बनाने का प्रयास किया जा रहा है। नक्सली मूवमेंट के कारण से बीच में क्या हो रहा था? रेलवे लाइन में बाधा आ रही थी। अब क्या है, नक्सली क्या हो चुके हैं? राज्य सरकार के अनुसार खत्म हो चुके हैं। तो रेलवे लाइन को बना कौन रहा था?
तो रेलवे लाइन को बनाने की जिम्मेदारी थी एनएमडीसी। ध्यान से लिखेंगे कौन कौन से जिम्मेदार थे क्रियान्वयन। एनएमडीसी क्या करता है, लोहा को उत्खनन करता है, उसको ज्यादा जरूरी है, रेलवे लाइन बिछेगा तो ये ज्यादा से ज्यादा खनन करके भेजेगा। उसके बाद ये तो खनिज को खनन करने वाली संस्था है, लेकिन और कौन भिड़ा हुआ है, सेल। कौन भिड़ा हुआ है, सेल। ये चाह रहा है कि लोहा जितना जल्दी मेरे पास आए तो मैं स्टील बनाऊं, है ना। उसके बाद एक और है इरकान, इरकान कंपनी, फिर छत्तीसगढ़ शासन। ये सब मिल करके क्या कर रहे हैं, रेलवे लाइन को बिछा रहे हैं। वहां से जितना मुनाफा होगा सब अपने अपने हिस्से हिसाब से बांटेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। रेल कॉरिडोर में छत्तीसगढ़ राज्य में केंद्रीय रेलवे बोर्ड, राज्य सरकार और एसईसीएल की संयुक्त भागीदारी से रेलवे कॉरिडोर बनाया गया है। कहाँ, ऊपर क्षेत्र में। एसईसीएल मतलब साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। नीचे वाले बस्तर क्षेत्र में लोहा मिलता है तो ये सब भिड़े हुए हैं, ऊपर में कोयला मिलता है तो इन लोग भिड़े हुए हैं। कॉरिडोर बना दिया गया है, कैसे कैसे हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। तो कॉरिडोर में देखिए, थोड़ा थोड़ा पहले अगर रोज क्लास कर रहे हैं तो हर दिन का कनेक्ट होता है ना, धीरे धीरे जानकारी बढ़ती जाती है। खनिज के मामले में हो गया, लॉजिक क्या लग रहा है, साउथ में मिलता है क्या, लोहा। तो लोहा के लिए जो भिड़ने वाली संस्थान जो है एनएमडीसी हो गया, इरकान हो गया, सेल हो गया। ऊपर में एसीसीएल लोग क्या कर रहे हैं, कहां पर, कोरबा में मिलता क्या है, कोयला। तो साउथ फील्ड ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड क्या करता है, गेवरा, कुसमुंडा, पेंड्रा रोड, यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा कोयला को क्या किया जा सके, ट्रांसपोर्ट किया जा सके। यहाँ पर पूर्वी रेल कॉरिडोर का मतलब होगा छत्तीसगढ़ के किस हिस्से में, पूर्वी हिस्से में। इस हिस्से में रायगढ़ का एक जगह है जिसका नाम क्या है, खरसिया। खरसिया और कारी छापर के बीच में रेलवे जो कॉरिडोर है, कॉरिडोर का मतलब एक स्थान से ऐसे ऐसे जोड़ने का एक बनाया गया है कॉरिडोर। उससे हर रेलवे लाइन आपस में जुड़ेंगे और संसाधनों को यहाँ से वहां ले जाया जाएगा। एक लेटेस्ट जानकारी जो था वो क्या है, वंदे भारत एक्सप्रेस सुने होंगे। हमारे यहाँ पर भारत सरकार वंदे भारत के नाम से बहुत हाई स्पीड ट्रेन चला रही है, यात्रियों के लिए स्पेशली, है ना। यहाँ पर सामान नहीं ले जाया जाता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में दो वंदे भारत चल रही है। पहला वंदे भारत 2022 में आया, दूसरा वंदे भारत 2024 में आया है। 24 से पहला जो है नागपुर से कहाँ जाती है, बिलासपुर। इसमें तो गए ही होंगे आप लोग, है ना। और इसके लिए बहुत ये डिमांड किया गया था कि ये जो राजनांदगांव है उसमें भी क्या हो, स्टॉपेज हो। यहाँ पे रुकती है 2 मिनट मात्र। यहाँ पर बिलासपुर से कहाँ जा सकते हैं आप लोग, नागपुर जा सकते हो। दूसरा आया है कहाँ, दूसरा वंदे भारत दुर्ग से जाना है विशाखापट्टनम। तो ये 15 सितंबर 2024, 15 सितंबर 2024। बहुत महंगा होता है ये, हाँ, गए होंगे। सफर करिए, ऐसे ट्रेनों में सफर करना चाहिए थोड़ा बहुत। रेलवे लाइन, अब ये 4 रेलवे लाइन है जो प्रस्तावित है बहुत दिनों से, बहुप्रतीक्षित है। अभी शुरू होने वाला, फिर से संतोष पांडे जो यहाँ के सांसद हैं उन्होंने इस रेलवे लाइन के लिए डिमांड किया है कि ये रेलवे लाइन बहुत दिनों से अधूरा है ना। रेलवे लाइन के लिए कौन कौन से काम कर रहे हैं, SPW, ये क्या होता है सुने, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स, ये एक संस्थान है विशेष रूप से ये इंजन बनाने का, या क्या बोलते हैं, जो डिब्बे होते हैं उस पर लेकर काम करता है, उसके पहियों को लेकर काम करता है, SPW। सबसे बहुचर्चित जो रेलवे लाइन है वो है कहाँ, डोंगरगढ़ से
लिखिएगा इसको। 3-4 क्षेत्र हैं जहां पर रेलवे लाइन का प्रस्ताव है। ये सबसे बहुउद्देशीय है। कहाँ से? डोंगरगढ़, खैरागढ़, कंवर्धा, मुंगेरी, ये यहाँ पे रेलवे लाइन नहीं है अभी तक। उसके बाद रायपुर से झारसुगुड़ा, झारसुगुड़ा कहाँ है? उड़ीसा क्षेत्र, उधर से रेलवे लाइन बिछाना है। कहाँ होते हुए? अब यहाँ आया, समझ गए ना, कहाँ होते हुए? बलौदा बाजार होते हुए। अंबिकापुर से बरवाडी, कहाँ? झारखंड क्षेत्र। सूरजपुर से परसा, ये ईस्ट और ईस्ट वेस्ट रेलवे लाइन में आता है। धीरे धीरे समझ में आएगा कि ईस्ट वेस्ट रेलवे लाइन क्या है। ये ज्यादा इससे प्रश्न नहीं बनते हैं, परिवहन में सड़क से ज्यादा प्रश्न बनते हैं। रेलवे से 2-4 प्रश्न बने हैं अभी तक। सड़क के लिए इसको लिखें, जवाहर सेतु परियोजना। ये एक ऐसी परियोजना है जो पुलों के निर्माण के लिए अभी जहां जहां पर गांव में सड़कें हैं और सड़कों के बीच क्या नहीं है? पुल नहीं है, तो उससे पुल के कारण से, है ना, जवाहर सेतु में सड़कें हैं या नदियां हैं, तो पुल निर्माण के लिए योजना चलाई जा रही है, जवाहर सेतु परियोजना, जवाहर सेतु योजना। तो अभी इस साल 171 पुल स्वीकृत किए गए हैं, जो ध्यान रखेंगे बस, और जितने में 69 पूरे हो गए हैं। जवाहर सेतु योजना पुल निर्माण के लिए योजना है, ध्यान रहेगा। सेतु लिख दिया गया है, मतलब सेतु का मतलब क्या होता है? कनेक्ट करना एक स्थान से दूसरे स्थान को। ये रेलवे लाइन है। एक बार आया था कि छत्तीसगढ़ के किस किस जिले में, कितने जिलों में रेलवे लाइन बिल्कुल नहीं गई है। तो जहां पर रेलवे का निशान है, यहाँ पे रेलवे बिछ चुकी है, और जहां जहां पे ऐसे सिंगल डॉट है वहां प्रस्तावित है। ठीक है, तो आप देखें कि ये जो जिला है जसपुर, उसमें एक भी रेलवे लाइन नहीं है। यहाँ पर है बलरामपुर, वहां भी अभी तक एक भी रेलवे लाइन नहीं है। कवर्धा में एक भी रेलवे लाइन नहीं है। खैरागढ़ में भी एक भी रेलवे लाइन नहीं है। खैरागढ़ जिले में अभी रेलवे लाइन नहीं है। ये खैरागढ़ इस प्रकार से है ना। धमतरी में प्रस्तावित है, क्योंकि छोटी लाइन थी उसको हटा दिया गया है अब। उसके बाद बस्तर, पूरे बस्तर क्षेत्र में केवल एक लाइन अभी संचालित है ना। और अभी कुछ मामलों में यहाँ तक कांकेर तक का रेलवे लाइन रावघाट तक का आ चुका है। तो बीजापुर हो गया, नारायणपुर हो गया, कोंडागांव हो गया, फिर उसके बाद सुकमा हो गया, कोई जगह रेलवे लाइन, कितना पीछे है रेलवे के मामले में अभी छत्तीसगढ़, इसको देख सकते हो आप लोग। चलिए, एक और जानकारी है, बस 2 पेज और बचे हुए हैं। हमारे यहाँ पे परिवहन में एक और परिवहन है, जिसको हम लोग कौन सा परिवहन कहेंगे? वायु परिवहन। हवा के माध्यम से आप एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हो। कुछ ऐसे स्पेशल जो क्षेत्र है उसको लेकर प्रश्न बना हुआ है। हमारे यहाँ पर हवाई अड्डे की संख्या कितनी है और हवाई पट्टी कितनी है? हवाई अड्डे का मतलब होता है कैसा स्थान जहां पर से कोई वायुयान, एरोप्लेन क्या उड़ान भरता है। हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज में अंतर तो समझते हैं ना। हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने के लिए किसी भी पट्टी की आवश्यकता नहीं है, वो कहीं से भी उड़ सकता है। लेकिन एरोप्लेन के लिए रनवे होना आवश्यक है, क्योंकि वो पहले रन करेगा, उसके बाद वो उड़ान भरता है। तो इसके लिए एक लंबा पट्टी होना आवश्यक है। जो पक्की सड़क, हाईवे जैसे सड़कें होती है ना, वैसी एकदम क्लीन सड़क होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें है माना, आप लोग गए होंगे, माना में हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में एकमात्र ऐसा है प्रथम हवाई अड्डा जिसको कहा जाता है, जो क्या करता है? उड़ान भरता है ना। अंतर्राष्ट्रीय नहीं बोल सकते, राज्य लेवल पर उड़ान भरता है, दूसरे देश तो जाता नहीं है ना। जाता है क्या? नहीं जाता। तो ये हमारे लिए ध्यान रखने योग्य बात है। आपको कहीं भी उड़ान भरना होगा, बहुत ज्यादा एरिया में आप लोगों को सुविधा मिलेगा, तो कहाँ मिलेगा? स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। एयरपोर्ट मतलब हवाई अड्डा। स्थापना 2012 में हुई थी, बहुत आज के समय में डेवलप हो चुका है। अभी 1-2 साल पहले कोरोना के समय में हमारे यहाँ पर दंतेश्वरी एयरपोर्ट, जगदलपुर में पहले हवाई पट्टी था, उसमें डीआरडीओ का एक हवाई पट्टी पहले से उपलब्ध था, वहां पर हवाई अड्डा बनाया गया है। और वहां से अधिकतर रायपुर के लिए, विशाखापट्टनम के लिए, बेंगलोर के लिए, हैदराबाद के लिए उड़ानें उपलब्ध हैं। तो दूसरा नाम याद रखेंगे, दंतेश्वर एयरपोर्ट कहाँ है? जगदलपुर में। उसके बाद जो 2 एयरपोर्ट और हैं जहां पर अभी बहुत कम उड़ानें चलती हैं,
और यहाँ पे ये उड़ान अभी भी दोनों जगह कभी कभी उड़ान भरता है, लेकिन बिलासा देवी केवटिन, बिलासा देवी केवटिन एयरपोर्ट है, और महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर में। यहाँ पर अभी भी कोई सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। सबसे ज्यादा सुविधा उपलब्ध है तो रायपुर में। कभी कभी अड्डा, हवाई अड्डा बंद हो जा रहता है, कोई सुविधा नहीं मिल पाता है, सवारी मिलना है नहीं मिलना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वायुयान में सफर करने के लिए केंद्र की एक योजना आई थी जो बहुत कम खर्चे पे उड़ान सुविधा उपलब्ध करा रही थी। उस योजना का नाम क्या था? योजना का नाम क्या था? उड़ान ही नाम था। फुल फॉर्म पता है इसका? उड़ान योजना किसके लिए है? आम नागरिकों को बहुत कम दर पर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। इसका नाम था उड़े देश के आम नागरिक। मैं नहीं बना रहा हूं ना, कुछ हाँ, नामकरण इसी ऐसा ही किया जाता है। उड़ान का कनेक्शन उड़ान से रखना था तो ऐसे शब्द का चयन किया गया है, उड़े देश के आम नागरिक। ये योजना थी, मैं नहीं बना रहा हूं भाई, ये योजना का नाम है। वाह, करता हूं लेकिन क्लास टाइम में नहीं। इसको आम नागरिकों को, ठीक है, इसमें एक नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट था इस योजना जब लॉन्च किया गया था कि इतने आम नागरिक हैं जो हवाई चप्पल पहनते हैं उसको हवाई यात्रा करने का मौका मिलेगा, ये बोला गया था उस समय इस योजना के तहत, है ना। तो ध्यान रखिए, केंद्र सरकार की योजना है उड़ान योजना। आप लोग इस योजना के अंतर्गत यहाँ वहां घूम सकते हो, जा सकते हो, आ सकते हो। ठीक। हवाई पट्टी जो कभी कभी क्या होता है, अलग अलग पर्पज से क्या करते हैं, कभी कभी बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहां पर हम लोगों को स्टॉपेज करने की आवश्यकता पड़ जाती है, हवाई पट्टी बनाकर रखा गया है। हवाई पट्टी तो अभी 50 भी प्रस्तावित होंगे, लेकिन ये हवाई पट्टी अभी किस पे है, काम कर रही है। राज्य सरकार ने कुछ जगह पे हवाई पट्टी बनाकर रखा हुआ है, तो कुछ जगह पर केंद्र सरकार हवाई पट्टी बनाकर रखा हुआ है, तो कुछ जगह पर प्राइवेट, मतलब इतने संपन्न लोग हैं यहाँ पे, तो प्राइवेट सेक्टर का भी हवाई पट्टी है। राज्य सरकार ने बैकुंठपुर में, उसके बाद जसपुर में, उसके बाद कोरबा में, उसके बाद बलरामपुर में हवाई पट्टी बनाई है। और नंदनी हवाई पट्टी केंद्र सरकार ने बना के रखा हुआ है। फिर निजी क्षेत्र में जो जिंदल है वो खुद का एक एरिया लेकर के हवाई पट्टी बनाकर रखा हुआ है। फिर उसके बाद आप इसमें देखें, जगदलपुर में उस समय डीआरडीओ बहुत रिसर्च के मामले में जगदलपुर आया करते थे उस समय, तो डीआरडीओ ने एक हवाई पट्टी अपना बना के रखा हुआ था जगदलपुर में, है ना, तो याद रखेंगे। और इस पूरे हवाई पट्टी और हवाई सुविधा में जो माना का क्या है, विवेकानंद हवाई अड्डा है, वो क्या है, सबसे ज्यादा सुविधा युक्त है। यहीं से सभी फ्लाइट आपको मिलेंगे। फ्लाइट में सफर तो किए ही होंगे, ट्रेन में तो है? दुर्ग भिलाई। ये हवाई पट्टी छोटा सा एक एरिया में क्रिकेट मैदान के जैसे है ना, घेर करके रनवे बना दिया गया है, छोटे छोटे रनवे। यहाँ पे हवाई यात्रा संभव नहीं है। एक ऐसा यात्रा या एक ऐसा परिवहन जो छत्तीसगढ़ में क्या होता है, जल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया जाता है, वो है जल परिवहन। एक कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा लगातार पूछा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में एकमात्र जल परिवहन कहाँ है। तो जल परिवहन संचालित है सुकमा में। सुकमा क्षेत्र से एक नदी जाती है, कौन सी नदी, सबरी नदी। सबरी नदी से जो कोंटा क्षेत्र है, कोंटा तहसील का सबसे लास्ट कोंटा मतलब कोंटा, वहां से आंध्र प्रदेश का कुनावरम तक वो जाता है। और ये जाता है तो 36 किलोमीटर सफर करते हुए ये आगे बढ़ता है। ये दिख रहा है, क्योंकि कोई पुल नहीं है, सड़क नहीं है, तो लोग यहाँ से वहां जाने के लिए किसका सहारा लेते हैं अधिकतर, इसका सहारा
लेते हैं। ये जो है इसमें कुछ लोहे की मात्रा भी ले जा सकते हैं आप लोग, या लोग यहाँ से आना जाना करते हैं। ध्यान रखेंगे कितना किलोमीटर का रास्ता तय किया जाता है, 36 किलोमीटर मात्र ये सुविधा है। और हमारे यहाँ पर जल परिवहन की कोई सुविधा नहीं, ऑफिशियली है ये, है ना। इसको राज्य सरकार देखती है, राज्य सरकार मेंटेन करती है, और ये आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है। इस कारण से दोनों क्षेत्र में, क्योंकि ये सीमा रेखा है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा चौकसी भी होती है, क्योंकि घुसपैठ, अब तो बहुत जो नक्सली मूवमेंट होता था, हो सकता है यहीं से आना जाना रहता होगा, सप्लाई। तो ये कितने किलोमीटर में है, और छत्तीसगढ़ की किसी भी नदी पे सुविधा नहीं है। आप लोगों को ये भी जानना पड़ेगा कि जिस प्रकार से स्टेट हाईवे होता है, नेशनल हाईवे होता है, वैसे ही वाटर हाईवे होता है, ठीक है। हाँ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल मार्ग। और जल मार्ग कैसे, राष्ट्रीय जल मार्ग, नेशनल हाईवे हो गया ना, एनएच, जैसे ही एनडब्ल्यू, नेशनल वाटर मार्ग, इसको ऐसा लिख देते हैं एनडब्ल्यू, हाईवे नहीं लिखते, क्योंकि पानी में हाईवे कहाँ होगा, नेशनल वाटर। अभी राष्ट्रीय जल मार्ग होमवर्क है। हमारे यहाँ जितने बड़ी बड़ी नदियां हैं, सबसे बड़ी बड़ी नदियां कहाँ हैं, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कावेरी नदी, है ना। तो इन नदियों में जल मार्ग बनाया गया है सरकार के द्वारा, और राष्ट्रीय जल मार्ग के नाम से भी घोषित है। तो होमवर्क ये है कि राष्ट्रीय जल मार्ग क्रमांक 1, क्रमांक 2, क्रमांक 3, क्रमांक 4, क्रमांक 5, क्रमांक 6, मुख्य रूप से 6 राष्ट्रीय जल मार्ग प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से जल मार्ग कहाँ कहाँ जाते हैं, एक तो बता देता हूं मैं। एक गंगा नदी पर है, एक ब्रह्मपुत्र नदी पर है, एक कावेरी नदी पर है, एक केरल में है, और एक गोदावरी नदी पर है। जो गोदावरी नदी है उसको NW4 कहा जाता है, और NW4 का ये क्या है, सहायक है, मान के चलो। तो कभी पूछ दे कि छत्तीसगढ़ का एकमात्र जल परिवहन नंबर जो 36 किलोमीटर सुकमा से आंध्र प्रदेश जाती है, वो किस जल मार्ग, जैसे नेशनल हाईवे में सड़कें जाके जुड़ती है ना, वैसे नंबर 4 में जा करके ये इसका कनेक्शन है। तो ये अभी एक होमवर्क है, आप लोग कॉपी में कहीं लिख लेंगे। राष्ट्रीय जल मार्ग भी होता है, तो 1 से लेकर 6 तक का कम से कम ध्यान रखें, कभी भी ये पूछा जाता है, और बहुत सारे प्रश्न बन चुके हैं, है ना। ये है? कनेक्शन कैसे है, सबरी नदी किसकी सहायक, गोदावरी की सहायक है ना। तो गोदावरी नदी पे कौन सा वाटरवे है, नंबर 4। तो ये सबरी नदी उससे मिलती है, तो उसी का एक सहायक है। जो जिससे कनेक्ट होगा उसी से हम लोग उसको जानेंगे मानेंगे। तो ये परिवहन था, और इतने में ही आपको कुछ कुछ प्रश्न बनेंगे, तो ध्यान रखना। सड़कों की लंबाई करंट डेटा है, राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं, धीरे धीरे कौन कौन से कहाँ तक फैले हुए हैं वो धीरे धीरे याद रखें। और नेशनल हाईवे की लंबाई, रेलवे कॉरिडोर, है ना। कॉरिडोर का मतलब होता है यहाँ से यहाँ जाता है तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर होता है, कोई ऊपर से नीचे आता हो तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, कोई ऐसा जाता है तो ईस्ट वेस्ट, और दोनों के बीच का जो नामकरण है उसके हिसाब से किया जाता है, ठीक है। तो और कुछ नहीं है, ये लास्ट था। छत्तीसगढ़ का भूगोल, जिस टॉपिक को जो पढ़ना था, वो पूरा टॉपिक जो नहीं भी है उसको भी हम लोग थोड़ा सा डीपली पढ़े हैं। तो छत्तीसगढ़ का भूगोल हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, अब भूगोल, छत्तीसगढ़ का भूगोल यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब छत्तीसगढ़ का जो दूसरा कंटेंट है, आप बताएं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में क्या पढ़ना चाहेंगे। एक तो होता है पढ़ने का टॉपिक है हिस्ट्री, और दूसरा है जो कल्चर है और छत्तीसगढ़ की संस्कृति है। तो इतिहास बहुत लंबा है, शुरुआत करना है तो कम से कम 15 दिन तो लगेगा ही उसको पढ़ने में, है ना। और संस्कृति भूगोल भी कम से कम 15 दिन लगेगा। या आप लोग बोले तो आप छत्तीसगढ़ को अगर रोक कर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना भी हो तो भी बता सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा ग्रुप में मैं डाल दूंगा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होगा। मैथ्स कंटिन्यू होगा, ठीक। चलिए आज रोके क्या, आज नहीं पढ़ पाएंगे, इसको पूरा करना था इसलिए मैं बता